everyone, I'm Apeksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful video जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और चैप्टर और ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो ये यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि ये पूरा चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके पूरे अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है, तो इसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सेम ही है, नहीं बेटा सेम नहीं है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्रीदिंग में आपके पास आ जाता है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, मैंने क्या बोला, ब्रीदिंग में आपके पास इंस्पिरेशन आ जाता है और एक्सपिरेशन आ जाता है। इंस्पिरेशन मतलब सांस लेना, है ना, आपने सांस ली, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन क्या होगा, आपने सांस छोड़ी, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। ठीक है, अच्छा, इंस्पिरेशन को हम लोग इनहेलेशन भी बोलते हैं और एक्सपिरेशन को हम लोग एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। ये तो हो गया आपका ब्रीदिंग। ठीक है, ये तो हो गया आपका ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन क्या होता है मैम? रेस्पिरेशन देखो, आपने सांस ली, ठीक है, तो आपने अंदर ऑक्सीजन ली, ठीक है, आपके बॉडी में क्या गई, ऑक्सीजन गई। अब ये जो ऑक्सीजन गई है इसका हम लोग यूज करने वाले हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ने में। मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, है ना, उनको तोड़ेंगे और हम इनको किस में तोड़ देंगे, आपके कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देंगे और H2O में तोड़ देंगे और उसी के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है मैक्रोमोलिक्यूल को तोड़ने में, है ना। मैक्रोमोलिक्यूल को तोड़ के हमने उसको किस में कन्वर्ट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया है, वाटर में कन्वर्ट किया है और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज आउट हुई है। अच्छा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये आपका क्या है, ये आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है ये, टॉक्सिक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में नहीं रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हमारी बॉडी से रिलीज आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आया ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रीदिंग इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। वहीं पे अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन, जो भी हमने ऑक्सीजन ली है एटमॉस्फेयर से, उसका हम लोग यूज करेंगे टू ब्रेक मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, उनको तोड़ के हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पर एनर्जी भी बनेगी। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, क्योंकि ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल है तुम्हारी एक्स की तरह, है ना, ये तो कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया, एनीवेज टॉक्सिक है, तो ये हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना होगा। ठीक है, समझ गए। सो आई एम होपिंग आपको ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस किस एनिमल में, किस किस टाइप के एनिमल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे और साथ ही साथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे कि अगर आप देखोगे कि मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा जो है उनकी बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो वहां पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे वो भी बड़े सिंपल से होंगे। जैसे कि वहां पर किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा होगा, डिफ्यूजन के वाया डिफ्यूजन, है ना, वाया डिफ्यूजन रेस्पिरेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पर बोलना चाह रही हूँ, उनके हैबिटेट में कि वो कहाँ रह रहे हैं, वो टेरेस्ट्रियल है ना, लैंड पे रह रहे हैं, वाटर में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, सिंपल बॉडी है ना, या फिर उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो और ज्यादा है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ प्लीज नोट्स बनाते चलना। जो भी आपके पास नोटबुक है वहां पर एक टेबल बनाना, यहाँ साइड में लिखना ऑर्गेनिजम्स और यहाँ पर लिखना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करें तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि आपके स्पॉन्जेस हो गए, है ना, सीलेंटरेट्स हो गए, फ्लैट वर्म्स हो गए, इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि स्पॉन्जेस
सीलेंट रेट्स, फ्लैटवर्म्स, ये क्या है आपके बहुत ही सिंपल है ना। जैसे कि आपने देखा होगा पॉरीफेरा टू आपका कॉर्डेटा तक, है ना। तो जैसे जैसे पॉरीफेरा से आप आगे आगे बढ़ते रहते हो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है ना, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, तो यहां पर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, वाया सिंपल डिफ्यूजन, है ना। कैसे होगा, वाया सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा है अर्थवर्म, है ना। यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, मॉइस्ट क्यूटिकल, यहां पर जो क्यूटिकल होता है इनका ये बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट होता है, क्लियर हुआ। तीसरा, इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट इनके पास नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जिसको हम लोग ट्रेकियल ट्यूब्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो आप क्या आंसर दोगे, ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क। यहां पर इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो गिल्स, क्योंकि यहां पर ब्रांकियल रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं, यहां पर अगेन वही टेबल कंटिन्यू हो रही है, यहां पर ऑर्गेनिजम्स है, यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। यहां पर देखोगे टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, जैसे कि आपके एम्फीबियंस हो गए, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में एम्फीबियंस जो आपके लैंड और वाटर दोनों पर रह सकते हैं। रेप्टाइल्स में आपको मैंने बताया था, रेप्टाइल्स जहां पर भी नाम आया आपको समझ जाना है किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। यहां पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो लंग्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर किस टाइप की रेस्पिरेशन हो रही है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है, समझे मेरी बात। नेक्स्ट फिशेस पे आते हैं, तो फिशेस के पास तो गिल्स प्रेजेंट होता है, तो गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है। फिर फ्रॉग की बात करेंगे तो भाई राणा जी के बारे में तो हमने काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा था कि यहाँ पर आपको तीन तरह के यहाँ पर आपके रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है वो भी अलग अलग है, और 3 डिफरेंट टाइप की रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलती है। जैसे कि ये आपका स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है, जिसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, है ना। और लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है, जिसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। और फिर आपका बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 टाइप के रेस्पिरेशन आपको राणा जी में देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई एम होपिंग ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में वेरी करता है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके हैबिटेट पे एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको ये टेबल जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, चलिए अभी बस बेसिक इंट्रोडक्शन हो रहा है, अभी हम लोग एक्चुअली टॉपिक पे आए नहीं है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जो आप शायद 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे। बहुत सारे बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। तो अभी सिर्फ नॉर्मल बेसिक्स चल रहे हैं, है ना। पहले आपका बेस बनाएंगे, उसके बाद हम आगे की चीजें जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, चलो अब हम आ जाते हैं अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। अभी तक हमने देखा डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में, ठीक है। वहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है ना, डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे और हैबिटेट पे। अब हम आ गए हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। यहाँ पर अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ ह्यूमन की, तो यहाँ पर इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 जोन्स में। पहला है आपका कंडक्टिंग जोन, है ना, पहला आ जाएगा आपका कंडक्टिंग जोन, और दूसरा आ जाता है आपका रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन, ठीक है। देखो मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। अगर मैं कंडक्टिंग जोन की बात कर रही हूं तो कहीं ना कहीं नाम से आपको पता चल जाएगा कि कंडक्शन करवा रहा है, ठीक है। क्या करवा रहा है, कंडक्शन करवा रहा है। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है नोज से और कहां पर एंड होगा, ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। ये नोज, फिर आपका फेरिंग्स हो गया, लेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हो गए। ये जो पूरा जोन है ये क्या कहलाता है, आपका कंडक्टिंग जोन कहलाता है। सो बेसिकली यहाँ पर जो एयर एंटर किया है उसका कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हुआ है,
यहाँ पर सिर्फ कंडक्शन हो रहा है। तो एक्चुअली में एक्सचेंज कहाँ पर होता है, वो आपके एक्सचेंज जोन में होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है किस किस के बीच में, एल्विलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कंडक्टिंग जोन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इसका फंक्शन बताऊं तो पहले तो हो गया कंडक्शन, ठीक है। दूसरा कि ये जो आपका एयर है ना, उसमें कुछ भी चीज़ है जैसे कि डस्ट हो गए, पार्टिकल्स है, उनको फिल्टर आउट करना है ना। साथ ही साथ जो भी एयर एंटर कर रही है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाना, ठीक है। मॉइस्चन करना एयर को, दैट इज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन। तो इसमें कौन कौन आ गया, जैसे मैंने आपको बताया, नोज आ गया, फेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स आ गया, ट्रैकिया आ गया, ब्रोंकाई आ गया, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आपका कंडक्टिंग जोन आता है, ठीक है। फंक्शन समझ में आ गया कि मॉइस्चन करेगा, फिल्टर करेगा एंड वार्म करेगा एयर को। फिर आते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन पे। तो यहाँ पर इट इज अ साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्विलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। यहाँ पर आपके एल्विलर डक्ट्स, एल्विलर सैक्स एंड एल्विलाई जो आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपका एक्चुअली साइट है ना, जहां पर आपका गैसियस एक्सचेंज होने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आई एम होपिंग आपको ये दोनों जोन्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक बार हम लोग फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि एयर जो है वो कैसे एंटर करती है ना, और कहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एयर एंटर करेगी थ्रू नॉस्ट्रिल, है ना, नॉस्ट्रिल के थ्रू एंटर करेगी, फिर कहाँ पर जाएगी, नेजल पैसेज में जाएगी, नेजल पैसेज में से फेरिंग्स, फेरिंग्स आपका कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए, ठीक है। तो फेरिंग्स याद रखना, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ऑलराइट। फिर फेरिंग्स से लैरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर यहां से ट्रैकिया, ट्रैकिया आपका है विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया क्या है आपका, विंड पाइप होता है। अब ये जो ट्रैकिया है ये टर्मिनेट होता है ना, डिवाइड कर जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। अब यहां पर ये चीज ध्यान में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं। जो ट्रैकिया है वो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा है ना, एट द 5th थोरैसिक वर्टिब्रा ये डिवाइड कर जाता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। समझ रहे हो मेरी? बट अभी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से भी समझा दूंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जो आपका ट्रैकिया है ना, जो आपका विंड पाइप है, वो एट 5th थोरैसिक वर्टिब्रा वो डिवाइड हो जाता है आपके लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है ना, डिवाइड हो गए तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलो फिर आता है आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये तो हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी आ जाएगा, फिर टर्शियरी आ जाएगा, फिर ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे एंड फिर आता है आपका एल्विलाई। ये आपका मेन साइट है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा एल्विलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में। तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या हुआ, ये आपका कंडक्टिंग जोन हुआ, जिसका फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो जोन दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज जोन बोलेंगे, जहां पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? सो आई एम होपिंग विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो रही होंगी। अभी बेसिक्स ही चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ भी हमने ऐसा स्टार्ट नहीं किया है जो आपको बिल्कुल नया लगे। आप जो भी चीजें अभी मैं पढ़ा रही हूँ वो शायद आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, बेसिक से ही स्टार्ट करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, तो एक बार हम डायग्राम भी देख लेते हैं और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी देख लेंगे जो हमने उधर नहीं कवर किया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉस्ट्रिल है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास नॉस्ट्रिल है, फिर उसके बाद नेजल पैसेज है, ये हो गया आपका नेजल पैसेज, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है नेजल पैसेज। ये आपका फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स क्या है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये हो गया लैरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर ये आपका ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया आपका विंड पाइप है ना, और ये टर्मिनेट होता है, डिवाइड होता है
लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में एट द 5th thoracic वर्टिब्रा, ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, ये आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गया, फिर इसका ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्शियरी ब्रोंकाई हो जाएगा, फिर ये ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे, ये एल्वियुलर डक्ट हो जाएगी, और ये आपको जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या है, आपका एल्वियोलाई है, ठीक है। क्या है ये, एल्वियोलाई है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड का बनाया है, सेम एज इट इज यहाँ पर भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, है ना। यहाँ पर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात क्या बताने वाली हूँ कि ये जो ट्रैकिया है ना, ये जो ट्रैकिया है, यहाँ पर आप देखोगे सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग आपको ट्रैकिया पे देखने को मिलेगा, ये है ना, कि ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट रिंग है। इस तरीके से अगर मैं आपके लिए ड्रॉ करूँ ये, है ना, तो इनकम्प्लीट है, मतलब इनकम्प्लीट मतलब इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, समझ रहे हो ना, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है। अभी आपने अपने घरों में पाइप देखी होगी, ठीक है, दो टाइप की पाइप होती है। आपने वॉशिंग मशीन वाली पाइप देखी होगी जो एकदम मोटी सी होती है और उस पर ना ऐसे रिंग्स होते हैं, वो हालांकि वो कंप्लीट रिंग्स है ना। तो एग्जाम्पल के एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो वो कंप्लीट रिंग्स होते हैं, है ना, हालांकि वो कंप्लीट है। एक होती है पतली वाली पाइप, है ना, जिसपे कुछ भी रिंग नहीं होता है। अब आप सोचो कि जो ये पाइप है वो इतनी मोटी क्यों होती है, ताकि जो वाटर का प्रेशर है वो उसको झेल सके। पतली वाली अगर पाइप लगा दोगे क्या वो झेल पाएगा, नहीं झेल पाएगा ना। तो सेम यहाँ पर भी यही कहानी है, ये आपकी जो सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है वो आपके विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है। जैसे ही आपका एयर जो है एंटर करेगा, है ना, अगर आपका एयर जो है ये एंट्री करेगा यहाँ से, तो ये क्या करती है, ये विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है। मतलब एक ऐसा इन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया कि जो आपने वॉशिंग मशीन वाला पाइप देखा होगा, तो उसमें जब पानी एकदम प्रेशर से जाएगा वो पाइप कोलैप्स ना कर जाए, इसी वजह से वो एकदम ऐसे रिंग लगाए हुए। तो सेम यहाँ पर भी यही स्टोरी है, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा हमने अब डायग्राम के हेल्प से भी समझ लिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये है डायाफ्राम, ये आपका डोम शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है डायाफ्राम। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे बताने वाली हूं, ठीक है, जब हम लोग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वाला प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। आई एम होपिंग आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए यार, तुम लोग मेरे समझदार बच्चे हो तो फिर समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं लैरिंग्स पे, है ना, सबसे पहले हम आते हैं लैरिंग्स पे। यहाँ पर एक दो और पॉइंट्स रह गए हैं, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखो लैरिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सुप्राग्लोटिस, दूसरा होता है ग्लोटिस और तीसरा होता है सबग्लोटिस। मैंने क्या बोला कि जो लैरिंग्स है आपका, इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 3। पहला हो गया सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस एंड आपका सबग्लोटिस होता है। यहां पर अगर आप देखोगे 1 2 3, तो ये जो आपका पहला वाला पार्ट है ये आपका सुप्राग्लोटिस है। मैं इसको लिख देती हूं, है ना, मैं आपको लिख देती हूं, ये आपका सुप्रा ग्लोटिस हो गया, है ना, और ये आपका ग्लोटिस हो जाएगा। एंड तीसरा वाला क्या है, सब ग्लोटिस। अच्छा, इनका नाम देख रहे हो कैसे पड़ा है, ग्लोटिस के ऊपर सुप्रा ग्लोटिस, ग्लोटिस के नीचे सब, है ना, तो नीचे है इसलिए सब और ऊपर है तो सुप्रा। समझ गए मेरी बात, है ना। इस तरीके से ये आपके पार्ट्स है, किसके, ये आपके लैरिंग्स के पार्ट्स है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे अगेन एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको एक फ्लैप दिखाई दे रहा होगा, ये आपको एक फ्लैप दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका फ्लैप है ना, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो आपके ग्लोटिस को कवर करता है। कब, जब आपके फूड पाइप में वाटर एंड फूड जा रहा हो। देखो यहां पर आपका विंड पाइप भी है और फूड पाइप भी है ना। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो भी खाना और पानी आपके फूड पाइप में जा रहा है वो आपके विंड पाइप में आए। तो अगर आ जाता है, आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी आ जाता है तो ऐसा बोलते हैं ना, धक्का लग गया, उस टाइम पर जो आपका खाना जो भी आप खा रहे हो वो आपके विंड पाइप में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को प्रिवेंट करने के लिए, उसी को बचाने के लिए हमारे पास एक फ्लैप
लाइक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो आपके ग्लोटिस को कवर कर लेता है। ठीक है, ये देखो, ये आपके ग्लोटिस को कवर करेगा जब आपका फूड और वो जो आपका पानी है वो आपके फूड पाइप में होगा। ठीक है, सो इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड एंड लिक्विड इनसाइड द विंड पाइप। कैसे? कवर करके। ठीक है, आई बात समझ में? अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर, है ना? तो कर लेना इसको, है ना, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। चलिए, तो आई एम होपिंग, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रट लो, मैं ये बोल रही हूँ कि आप समझ लो चीजों को। अगर आप समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस मतलब ग्लोटिस को कवर कर रहा है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड एंड लिक्विड इनसाइड द विंड पाइप, है ना? समझ गए मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लंग्स के बारे में। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे? हमारे प्यारे प्यारे लंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लंग, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ लंग की अगर मैं बात करूं तो भाई हमारे पास 2 लंग्स हैं। है मैम यार ये क्या बताते रहते हो आप हमें, ये हमें सब पता है। ठीक है, ये ऐसी ऐसी बातें मत किया करो, हमें सब पता है, हमें पता है हमारे पास 2 लंग्स है। कैसे छोटे बच्चों वाली बातें करते हो? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अभी आगे आने दो, है ना? कोई बात नहीं, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, अभी बेसिक्स ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, बेसिक्स ही चल रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा। ढोकला ना बन गया ना तुम्हारा तो मेरा नाम भी नहीं, ठीक है, नहीं बनेगा यार। देखो मैं पढ़ा रही हूँ तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आ जाओ। देखो स्ट्रक्चर ऑफ लंग की अगर मैं बात करूँ तो 2 लंग्स होते हैं, है ना? एंड इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा, है ना? ये क्या बोला मैम आपने? अभी समझाती हूँ। देखो यहाँ पर है हमारा प्यारा सा लंग। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मैंने बोला कि इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा, तो यहाँ पर आपका एक आउटर प्लूरा होगा, है ना, और यहां पर एक आपका इनर प्लूरा होगा। क्या बनाया है मैंने ये डायग्राम? भाई सबको डायग्राम बनाना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहां पर मैं इतनी मेहनत करके लाई हूं आप लोगों के लिए, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे साथ। ऐसे नहीं होगा, है ना? 2 वे चलेगा, यहां पर वो एक तरफा नहीं चल रहा है। ठीक है, आइए, तो ये आपका आउटर प्लूरा हो जाएगा, है ना, और ये आपका इनर प्लूरा हो जाएगा। ठीक है, जो आपका आउटर प्लूरा है ये किसके कांटेक्ट में होता है? थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में होगा। यहां पर आप देखोगे थोरैसिक चेंबर है, जो आपका लंग है वो एक एयर टाइट चेंबर में प्रेजेंट होता है। अभी हम लोग उसकी भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ये थोरैसिक चेंबर है, ये एक एयर टाइट चेंबर है। अच्छा, ये जो आपका आउटर प्लूरा है ये किसके साथ कांटेक्ट में है? थोरैसिक लाइनिंग के साथ कांटेक्ट में है। वहीं पे अगर मैं इनर प्लूरा की बात करती हूं तो ये आपके लंग सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। आउटर प्लूरा हो गया मैम आउटर, और इनर प्लूरा हो गया इनर वाला। आउटर वाला जो है आपके थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है और इनर वाला आपके लंग के कांटेक्ट में है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा के बीच में एक प्लूरल कैविटी होती है और इसमें प्लूरल फ्लूइड होता है। सो बेसिकली उस फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है? वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ऑन द लंग सरफेस। ठीक है, यहां पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इस कैविटी में, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, ये इसका फंक्शन होता है। सो आई एम होपिंग ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैम आपने क्या बोला? आपने बोला कि ये एक एयर टाइट चेंबर में प्रेजेंट है, मतलब ये जो आपने बोला ये एक थोरैसिक चेंबर है जिसको हमने एयर टाइट चेंबर बोला। मैम कैसे एयर टाइट चेंबर? चलो बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं डॉर्सली बात करूं, डॉर्सली मतलब पता है, डॉर्सली मतलब पीछे, है ना? पीछे अगर लंग की बात करूं कि क्यों हम उसको बोल रहे हैं कि वो एयर टाइट चेंबर में है, डॉर्सली अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वेंट्रली ये स्टर्नम से घिरा हुआ है ना? तो वेंट्रली स्टर्नम है, स्टर्नम इधर होता है ना? ऐसा टाई जैसा आपको बोन दिखाई देगा, वो अभी हम लोग लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर वेंट्रली तो स्टर्नम है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम है ना? लेटरली देखोगे तो रिब्स होंगे, है ना, जो इनको घेर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैंने एक बनाया है तो ऐसा होगा। ठीक है, लेटरली आपके साइडों से रिब्स है। ठीक है, वेंट्रली तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर ऐसे रिब्स आएंगे और नीचे से आपका डायाफ्राम है। ठीक है, तो बना ना ये पूरा एयर टाइट।
चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम है, लेटरली रिब्स है और आपका डायफ्राम जो है वो नीचे से है ना। तो चारों तरफ से बेचारा ये हमारा लंग जो है वो घिरा हुआ है, इसी वजह से इसको एयर टाइट चेंबर में बोला। अभी इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्यों ये एयर टाइट चेंबर में प्रेजेंट है उसकी भी हम लोग अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। सो आई एम होपिंग ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं हम लोग मुद्दे की बात पे, है ना। बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्चुअल टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सबसे पहले हम कुछ चीजों को जान लेते हैं। और वो क्या है चीजें, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलने वाली हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं बोलती हूँ कि हम पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर आप उसको लंग वॉल्यूम भी बोल सकते हो, है ना। पल्मोनरी वॉल्यूम और लंग वॉल्यूम को डायरेक्टली जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम थोरैसिक वॉल्यूम को ऑल्टर करें, चेंज करें, तो कहीं ना कहीं आपका जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उस पर भी अफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज करती हूँ, उसको इंक्रीज करूंगी, उसको डिक्रीज करूंगी, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपका जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाएगा। समझे मेरी बात, इनडायरेक्टली, है ना। हम उसको चेंज नहीं कर सकते पर इसको कर सकते हैं, तो अगर इसको कर दिया तो वो भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो लॉजिक, ठीक है। तो आई एम होपिंग ये चीज आपको क्लियर हो रही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो डिपेंड करता है। तो अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से रिपीट कह रही हूँ, पीछे कर लेना वीडियो और दोबारा से सुन लेना, ठीक है। मैं तो नहीं करने वाली रिपीट, ठीक है। 2 बार कर चुकी हूँ, तुम क्या चाहते हो तीसरी बार भी करूँ? चलो आइए, तो यहां पर यही चीज लिखा हुआ है, वी कैन नॉट ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर लंग वॉल्यूम डायरेक्टली, बट इफ वी चेंज द थोरैसिक वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंजेस, है ना। वॉल्यूम को अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जो पल्मोनरी वॉल्यूम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थोरैसिक वॉल्यूम, लिख सकती हूँ मैं, है ना। मतलब एक ही बात है, अगर मैं इसको थोरैसिक वॉल्यूम इधर लिख दूं और पल्मोनरी वॉल्यूम इधर लिख दूं तो एक ही बात है ना। तो अगर मैं पल्मोनरी थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रही हूं तो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इसको मैं उल्टा ही लिख देती हूँ, है ना। यहाँ पर आप थोरैसिक वॉल्यूम लिखो और यहाँ पर आप पल्मोनरी वॉल्यूम लिखो। 1 मिनट में लिख ही देती हूँ, वरना क्योंकि मेरे प्यारे से बच्चे हैं ना, थोड़े से गजनी है ना, तो फिर कहीं भूल गए कि मैम ने तो ऐसे ही लिखा था। तो यहाँ पर हमने लिखा thoracic volume is directly proportional to pulmonary volume, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं थोरैसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करती हूं तो मेरा पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, है ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं थोरैसिक वॉल्यूम को डिक्रीज करती हूं तो यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। यही तो मतलब होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, अगर आप घटा रहे हो तो दूसरी चीज भी घटेगी, है ना। सो आई एम होपिंग ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जो भी चीज मैंने आपको समझाई है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलो अब हम आ जाते हैं अपने स्टेप्स पे, है ना, कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से बच्चों, ध्यान से, पहले क्या हो रहा है, ब्रीदिंग और pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। पहला स्टेप क्या है कि यहाँ पर जो भी आपका एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आ रहा है और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपका रिलीज्ड आउट हो रहा है। फिर आते हैं दूसरे स्टेप पे, यहाँ पर डिफ्यूजन होगा गैसेस के बीच में, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में अक्रॉस एल्व्यूलर मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने आपको बताया था एल्वुलाई क्या है, आपका मेन साइट है, तो यहीं पे होगा डिफ्यूजन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड स्टेप होता है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड इसको लेकर जाएगा, है ना, लेकर जाएगा, कहाँ लेकर जाएगा, लेकर जाएगा आपके टिश्यूज में, है ना, टिश्यूज में लेकर जाएगा, वहां पर भी क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, वहां पर भी क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। फिर वहां से जो भी ऑक्सीजन सेल्स के द्वारा यूटिलाइज करना होगा वो तो कर लेगा, है ना। यहाँ पर लिखा है कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन में जो भी ऑक्सीजन का यूज होगा वहां पर यूज हो जाएगा। और जब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जब भी
रिएक्शन होगी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमें बाहर फेंकना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लोड कर देंगे दोबारा से ब्लड में, तो वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, जो हार्ट के थ्रू अगेन कहाँ पे पहुंच जाएगा, आपके लंग्स में पहुंच जाएगा, और फिर वहां से आपका दोबारा वो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, ये क्या है, आपके सारे स्टेप्स हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम थोड़ा सा आते हैं मुद्दे की बात पे, और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। मैम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या बन क्या रहा है यहाँ पे। देखो यार, देखो मेरे को मटर पनीर पसंद है, तो फिर मटर पनीर के इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ, है ना। ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। मटर पनीर बनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं बनाने से पहले, है ना। या फिर ऐसे ही शुरू हो जाते हो कि भाई मटर पनीर बनाना, चलो शुरू हो जाओ। सामान देखोगे भाई घर पे पनीर है कि नहीं, मटर है कि नहीं, मसाले हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखोगे कि नहीं देखोगे, बिल्कुल देखोगे। तो सेम मटर पनीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मटर चाहिए, पनीर चाहिए, और मसाले वगैरह चाहिए होंगे, सब्जियां जो भी, प्याज लहसुन वगैरह, है ना। ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी वो हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो सेम हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से मसल्स काम में आने वाले हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं, है ना। पहले एक बार जांच पड़ताल कर लेंगे, है ना, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है, उसके बाद हम लोग एक्चुअल प्रोसेस पे जाएंगे, ठीक है, जो एक्चुअल मैकेनिज्म है उस पे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, ये आपके काम में आने वाले हैं। दूसरे आते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और तीसरा है आपका डायफ्राम। अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे, है ना, ये देखो यहाँ पर आपको दो कैसे, ये देखो ये आपकी क्या है, ये कोस्टल है ना, इन दोनों के बीच में, इसी वजह से क्या बोला गया, इंटरकोस्टल मसल्स बोला गया, ठीक है। दो कोस्टल्स के बीच में आपकी मसल है, इसी वजह से इंटरकोस्टल मसल बोला गया। अब एक्सटर्नल क्यों, अभी आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर चलो, यहाँ पर इसको जूम आउट किया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका डायरेक्शन इसमें है, इस डायरेक्शन में है, और ये वाला इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये वाला जो है ये आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, और ये जो है आपका, ये आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल हो गया और ये आपका इंटरनल हो गया, दो कोस्टल के बीच में है, इसी वजह से इंटरकोस्टल मसल्स बोला गया है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल हमें समझ में आ गया है। मैम डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम का अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो ये रहा आपका डायफ्राम, ठीक है। ये क्या है, आपका डायफ्राम है। ये क्या है ये है आपका डायफ्राम। हाँ, ये कैसा होता है, डोम शेप का होता है, ठीक है। कैसा है, ये डोम शेप्ड का है, ठीक है। साथ ही साथ जो डायफ्राम है ये आपका चीफ मसल होता है फॉर इंस्पिरेशन। अभी जब मैं आपको पूरा प्रोसेस, पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगी, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका चीफ मसल होता है फॉर इंस्पिरेशन, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। समझदार हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है ना, यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल और डायफ्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं इंस्पिरेशन पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंस्पिरेशन पे। तो देखो यार, इंस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि किसी भी चीज़ को बाहर से अंदर जाना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एयर की बात करती हूँ, तो अगर एयर को किसी जगह से दूसरी जगह पे जाना है, जैसे यहाँ पर अगर बाहर से अंदर आना है, तो यहाँ पर आपको एक ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्रेडियंट मतलब एक जगह पे हाई होनी चाहिए और एक जगह पे लो होनी चाहिए, तभी जो एयर है वो मूव कर पाएगी। और कैसे मूव करती है, फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो कहीं ना कहीं अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में, है ना, जो एयर है वो एंटर करे, मतलब बॉडी इन द सेंस लंग्स में आए एयर, तो हमें कहीं ना कहीं वो प्रेशर बनाना पड़ेगा। मतलब बाहर आपका प्रेशर कैसा होना चाहिए,
हाई होना चाहिए और आपका अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है। तो एयर कैसे मूव करेगी, फ्रॉम हाई टू लो, तो कहीं ना कहीं हमें लो प्रेशर बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे बनता है ये हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझेंगे और उसके बाद हम एक बार फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ लेंगे, क्योंकि आपके पास अगर ये क्वेश्चन आया तो आप किस तरीके से आंसर लिख सकते हो, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो, एटमॉस्फेरिक एयर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हाई है, अब हमें लो कैसे बनाना, कैसे बना सकते हो यहां पर। अब यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपका डायफ्राम है वो क्या है, चीफ मसल है, ठीक है, चीफ मसल फॉर इंस्पिरेशन है। तो यहां पर अगर मैं बोलती हूं, मैंने एक और रिलेशन आपको बताया था कि अगर आप थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं पल्मोनरी वॉल्यूम पे भी चेंज आएगा, ठीक है। यहां पर अब हम थोरैसिक वॉल्यूम को कैसे बढ़ा सकते हैं, यहां पर आपका डायफ्राम है, ठीक है। सबसे पहले ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एकदम सीधा हो जाएगा, है ना, पहले ऐसे था डोम शेप, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा इन एंटेरो-पोस्टीरियर एक्सिस, इन एंटेरो-पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से आप थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो। दूसरा यहां पर आपका रोल आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। तो जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक तो डायफ्राम तो कर ही रहा है, साथ ही साथ यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो आपके रिब्स और स्टर्नम को एलिवेट करेंगे, एलिवेट मतलब ऐसे हो जाओगे आप, है ना, ऐसे फूल जाओगे, ठीक है, तो एलिवेट करेंगे इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये जो थोरैसिक चेंबर है ये भी इंक्रीज होगा इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। ये किस एक्सिस में था, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। ये किस एक्सिस में होगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, है ना। कहीं ना कहीं आपका ऐसा जो आपका सीना है ऐसा, है ना, चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इस तरीके से हमने थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर दी है, ठीक है। थोरैसिक वॉल्यूम हमने इंक्रीज करी है तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब मैंने एक आपको रिलेशन, मैंने तो नहीं पढ़ा है, शायद केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मैम हमें पता है कि जो प्रेशर है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम हमने यही चीज यहां पर भी अपनाई है। हमने क्या किया है, वॉल्यूम को बढ़ा दिया है। अब वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो अंदर का जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, समझे। और यही तो हम लोग चाहते थे, है ना। देखो, मैंने आपको चीज बताई थी, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो यहां पर जो पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये रिलेशन हमने पढ़ा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज होगा, यही तो हम चाहते थे। ऐसे ही तो एयर एंटर करेगी बॉडी में, है ना, मतलब लंग्स में, तो यही तो हम लोग चाह रहे थे, यही तो ग्रेडियंट हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, जो आपका एयर है वो आपके लंग्स में एंटर कर जाएगा। समझे मेरी बात, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका इंस्पिरेशन हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, आपका इंस्पिरेशन हुआ। सो आई एम होपिंग ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक बार हम इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से भी समझ लेते हैं, क्योंकि अगेन ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपके पास ये मैकेनिज्म आएगा ना कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन एक्सप्लेन कर दो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो सेम कहानी जो मैंने आपको इधर समझाई है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। डायफ्राम जो है चीफ मसल फॉर इंस्पिरेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और साथ ही साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये तो आपके एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में थोरैसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये ऐसा था, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिब्स एंड स्टर्नम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है। थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा।
पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज है, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, तो गैस जो है इट विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। यही ग्रेडियंट हम बनाना चाह रहे थे। तो ये आपका किसका प्रोसेस हो गया, ये आपके इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया। सो आई एम होपिंग आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो यू गाइज नो द ड्रिल, यू गाइज नो द ड्रिल, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई हमारे इंस्पिरेशन की बात। अब हम आ जाते हैं एक्सपीरेशन पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सपीरेशन पे। तो अगेन हमें दोबारा से ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला एयर कहां से मूव करती है, फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप उसको इंक्रीज करोगे तो ही जो आपका गैस है वो आपके हाई से बाहर की तरफ जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं में हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपकी गैस जो है वो बाहर की तरफ जा सकती है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, अगेन जो आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था अब वो रिलैक्स कर जाएगा, मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर वो रिलैक्स करेगा, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स करेगा। तो रिलैक्स करेगा तो कहीं ना कहीं जो थोरैसिक वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। किस एक्सिस में, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे आपके इंस्पिरेशन में, यहाँ पर क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स रिलैक्स गाइस, है ना। कहेंगे भाई हो गया, अपना काम हो गया, अब हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करने की वजह से जो आपका थोरैसिक वॉल्यूम है अगेन वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, या फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो यहाँ पर जो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी कहीं ना कहीं वो भी डिक्रीज होगा। अगर वो डिक्रीज हुआ तो जो आपका पल्मोनरी प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैम हमने पढ़ा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब पहले तो हमने इसको इंक्रीज किया था, ठीक है, तो इसी वजह से प्रेशर जो है डिक्रीज हो गया था। अब हमने इसको इंक्रीज कर दिया है ना, सॉरी इसको डिक्रीज कर दिया है, तो ये जो होगा ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पल्मोनरी प्रेशर तो इंक्रीज हो गया, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे तो रिलीज आउट, ठीक है। ये आपका पूरा एक्सपीरेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लो, थोरैसिक वॉल्यूम हो गया, लंग हो गया, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, स्टर्नम एंड रिब्स जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपका पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा और आपकी जो एयर है वो आपकी बाहर भाग जाएगी टाटा बाय बाय करके, ठीक है। ये आपका एक्सपीरेशन हो गया। अगेन यहाँ पर फ्लो चार्ट बना हुआ है सेम, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इंक्रीज होगा आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो एयर जो है वो आपके लंग से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है, बाय बाय, ठीक है। ये आपका एक्सपीरेशन का प्रोसेस हो गया। सो आई एम होपिंग ये दोनों प्रोसेस आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना इसको, है ना। मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर हम फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात करने वाले हैं। फोर्सफुल मतलब, है ना, तो यहाँ पर कुछ एडिशनल मसल्स भी हैं जो आपके फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम आती है, जैसे कि आपकी एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना, ये दोनों काम में आती हैं, राइट। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग का अगर क्वेश्चन आया तो आप बताओगे कौन कौन सी एडिशनल मसल्स, जैसे कि आपकी कुछ एब्डोमिनल मसल्स हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स फोर्सफुल ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं, हेल्दी ह्यूमन की बात करूं, तो 1 मिनट में कितने ब्रेथ्स होते हैं, है ना, एक हेल्दी ह्यूमन में, तो इट इज अराउंड 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में आप 2 से 16 टाइम जो है
सांस लेते हो, ठीक है, 2 से 16 टाइम, 12 से 16 टाइम सांस लेते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पायरोमीटर क्या होता है। देखो, स्पायरोमीटर अगर मैं आपको बताऊं, एक मेडिकल डिवाइस है जिससे आप वॉल्यूम और फ्लो चेक करते हो एयर का, ठीक है, कि मतलब कितना फ्लो है एयर का, है ना, और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है इनहेल्ड हुई है, एक्सहेल्ड हुई है बाय द लंग्स। तो यहाँ पर जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है उनके लिए स्पायरोमीटर जो है वो काम में आता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप इमेज देखोगे, ये देखो, ये आपका स्पायरोमीटर है, ठीक है। तो मेडिकल डिवाइस है जो क्या मेजर करती है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है इनहेल और एक्सहेल हुआ है बाय लंग्स या फिर एयर का फ्लो, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ भी चेंजेस होंगे, है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसके काम में आता है आपका स्पायरोमीटर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की बात करने वाले हैं। अगर ये जो आपका टॉपिक है ये पूछा जाता है ना, तो यहाँ पर आपको बताती हूँ कि क्या क्या पता होना चाहिए आपको। देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करूं तो यहां पर टाइडल वॉल्यूम आ गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा और रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। अभी ये क्या क्या होते हैं एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मिला के, है ना, अभी आप देखोगे ऐड करके, है ना, एक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को या फिर 2 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को, 3 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को ऐड करके हम क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज बनाते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखने वाले हो कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ही हम ऐड करते हैं, ठीक है, समझे मेरी बात। अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं। अगेन यहाँ पर आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और साथ ही साथ ये जो वैल्यूज दी हुई है ना कि अप्रोक्सीमेटली इतना इतना, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे, तो याद कर लेना इसको, है ना। पहले मैं आपको समझा देती हूँ आखिर में है क्या, उसके बाद इसको याद कर लेना, इसकी वैल्यूज को, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आप इंस्पायर करते हो और एक्सपायर करते हो ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। जब आप नॉर्मली रेस्पायर कर रहे हो, मतलब कोई भी फोर्सफुल रेस्पिरेशन नहीं है, ऐसे वाला नहीं है ना, नॉर्मली जैसे कि मैं पढ़ा रही हूं तो मैं क्या कर रही हूँ, नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम ऑफ आप एयर इंस्पायर और एक्सपायर करते हो उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 500 ml होती है। कितनी होती है, 500 ml होती है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। ये तो हो गया टाइडल वॉल्यूम। अब हम आ जाते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे। ये जो है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अब यहां पर एक पर्सन कितना इंस्पायर कर सकता है बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुली कितना इंस्पायर कर पा रहे हो, है ना, उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एवरेज अगर मैं बात करूं तो ये आ जाता है 2500 ml टू 3000 ml। वैल्यू अगेन याद करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कि कितना एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ऐसा, ये तो इंस्पिरेशन हो गया। फोर्सफुली आप एक्सपायर, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन में आप कितना कितना एक्सपायर कर सकते हो। अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, कितना, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका वैल्यू होता है, मतलब इसका एवरेज होता है 1000 ml टू 1100 ml, ठीक है। अगेन ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम आते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम पे। रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं कि तो एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो, ऐसा, मतलब गाइस ये क्लिप नहीं कटनी चाहिए, तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो ना, क्लिप काट लेते हो और अलग ही धमकी देते बच्चे, मतलब अलग ही धमकी, मैम क्लिप कट जाएगी आपकी। देखो मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, है ना। ये जो आपको दिख रहा है इसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है ना, बस मैं समझाने के लिए, है ना, समझाने के लिए कर रही हूँ। चलिए, ओके। यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रह जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिड्यू मतलब बचा, है ना, कितना बचा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके लंग में वॉल्यूम नहीं बचेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं बचेगा, मतलब
थोड़ा तो बचना चाहिए, अगर नहीं बचेगा तो कहीं ना कहीं जो आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और इसका एवरेज है 1100 ml से 1200 ml, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये तो हो गए आपके सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटीज पे। तो कैपेसिटीज में सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को जितने भी आपको बताए गए हैं उनको हम लोग ऐड करके, है ना, क्या बनाते हैं, अपने कैपेसिटीज बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, कैपेसिटीज बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पे। तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो है इंस्पायर कर सकता है, उसके बाद आप कितना इंस्पायर कर सकते हो, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका टीवी प्लस आरवी, है ना, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना था आपका 500, है ना, यहाँ पर 500 था, प्लस IRV कितना था आपका, IRV आपका 2500, है ना, 2500 मानो। तो इसके बाद ऐड करके जो आएगा वो आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई चीज। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। यहां पर आता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। समझ रहे हो, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो है वो एक्सपायर कर सकता है। समझना इसको, एक्सपायर इंस्पायर तो समझ में आता होगा ना। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। बस आपको पता होना चाहिए इंस्पिरेशन क्या होता है, ये तो पता ही होगा यार, ये ऐसे मत बोलना कि नहीं पता है, प्लीज प्लीज गाइज बिहेव, ठीक है। चलो, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, जिसमें आपका टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। टीवी कितना है 500 और आपका ERV कितना था 1100 समथिंग था, 1100, हाँ 1100 या फिर 1000, इसको 1100 इसको ऐड करोगे तो आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें आपका ERV प्लस RV आ रहा है। ERV मैंने आपको बताया 1000 या फिर 1100 प्लस RV कितना होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, आई थिंक 1200 समथिंग, है ना, 1200, हाँ। तो इसको ऐड करोगे तो आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है। ये क्या है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपके लंग में रह जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल कैपेसिटी। अगेन ERV प्लस RV 1000 प्लस 1200 आप ऐड करोगे तो आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी में क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी में आपका ERV प्लस TV प्लस IRV। यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है इन अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। आफ्टर अ फोर्स्ड मतलब फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो है ब्रीथ कर सकता है, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। तो ERV प्लस TV प्लस IRV ऐड करोगे तो आपका वाइटल कैपेसिटी आएगा। टोटल लंग कैपेसिटी, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप अपने लंग्स में अकोमोडेट कर सकते हो एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, है ना, फोर्स इंस्पिरेशन के बाद। आई बात समझ में। तो इसमें आपका RV प्लस ERV प्लस TV, ERV प्लस TV एंड RV आ जाएगा। ये आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने कवर कर लिया है आपका वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है। क्लियर हो गया। इनकी वैल्यूज आप याद कर लेना क्योंकि ये पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। एंड अगेन ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अभी तक हमने देखा था इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म पढ़ा था। अब यहाँ पर कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो हमें समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपका जो बेस है वो बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेस बन रहा है, उसके बाद हम लोग बुर्ज खलीफा बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने लिखा है एल्विलाई और यहाँ पर मैंने लिखा है डिफ्यूजन। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो दो जगह पर हो रहा है। एक तो आपका एल्विलाई पे हो रहा है जो आपका प्राइमरी साइट है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। किसके बीच में हो रहा है, एल्विलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में, ठीक है। ये आपका पहला
साइट हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। दूसरा साइट होता है आपका ये वाला, है ना, ये आपके ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ठीक है। तो दो जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो अगर मैं पहले एल्विलाई की बात करती हूं तो अगेन यहां पर क्योंकि आपका एयर आया है, ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन को लोड कर दिया जाएगा, ठीक है, यहां पर एक्सचेंज होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन को लोड कर दिया जाएगा और ये जो ब्लड है ये आपके हार्ट में जाएगा, हार्ट के थ्रू आपके टिश्यूज तक पहुंचेगा, है ना। टिश्यूज तक जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर आपको पता है टिश्यूज के अंदर क्या हो रहा है, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ पर कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, तोड़ा जा रहा है आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो भी चीजें हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन यहीं पर होगा और उसके बदले क्या बन रहा है, आपका टॉक्सिक मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से ऑक्सीजन इधर आया और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रहा था उसको हमने लोड कर दिया ब्लड में, ठीक है। अब ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू, है ना, हार्ट के थ्रू फिर आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स में अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके एल्विलाई में जाएगा और एल्विलाई से आपके बॉडी के बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कहने की बात ये थी कि दो जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एक तो एल्विलाई हो गया और दूसरा आपका एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है या डिफ्यूजन ऑफ गैस हो रहा है किसके बीच में, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो आपका लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा क्योंकि आगे यही चीज है, ठीक है। तो ये आपका बेस अगर बन गया है अच्छे तरीके से तो आपको आगे का मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैंने डिफ्यूजन की बात करी, है ना, यहां पर मैंने बोला डिफ्यूजन, यहाँ पर भी डिफ्यूजन होगा, यहाँ पर भी डिफ्यूजन होगा। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो जो डिफ्यूजन है वो कुछ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब वो कौन से फैक्टर्स है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, है ना। जैसे मैंने बोला कि मतलब इसका क्या मतलब होगा, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कहाँ पर हाई है कहाँ पर लो है। तो आपको ये बताया गया है कि जो आपका गैस है ना, वो किधर से किधर जाएगा, हाई टू लो टू हाई जाएगा, ठीक है, सॉरी हाई टू लो आएगा, ठीक है। सेम यही कहानी यहाँ पर हो रहा है, तो हाई टू लो आएगा, राइट। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, ये हो गया प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कितना डिफ्यूजन होगा। ये चीज मैंने आपको बता दी है, कैसे आएगा, आपके हाई से लो आएगा, ठीक है। दूसरा होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, है ना, कि कोई भी गैस कितना ज्यादा सॉल्युबल है, जो गैस जितना ज्यादा सॉल्युबल है वो उतना ही ज्यादा डिफ्यूज करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। जितना गैस सॉल्युबल होगा उसका डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। जितना गैस सॉल्युबल नहीं होगा उसका डिफ्यूजन उतना ही कम होगा, समझे मेरी बात। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा सॉल्युबल होता है देन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ज्यादा सॉल्युबल ज्यादा डिफ्यूजन, सिंपल सी बात है ना। कोई एक ही जवाब है ना, एकदम सीधा सादा जवाब कि ज्यादा सॉल्युबल और फिर ज्यादा डिफ्यूजन होगा, है ना। कुछ भी इधर उधर की बात करनी नहीं है, सिंपल सी बात है हमारी तो, है ना। चलिए तीसरी बात है, तीसरा होता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन में अभी हम लोग, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, है ना, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। अगर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ज्यादा है तो डिफ्यूजन कम होगा, अगर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कम है तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। बस बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम थिकनेस की बात कर रहे थे तो कौन से थिकनेस की बात हो रही है यहाँ पर आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना, अभी आपको समझा देते हैं। ये देखो, ये आपका एल्विलाई हो गया, है ना, ये आपकी एल्विलर कैविटी हो गई, बहुत ही बढ़िया बात है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपके पास स्क्वोमस एपिथेलियम है, एल्विलर वॉल, मतलब ये जो आपका एल्विलाई है ना, ये आपका एल्विलाई का जो वॉल है इट इज मेड अप ऑफ स्क्वोमस एपिथेलियम, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वोमस एपिथेलियम ऑफ एल्विलर वॉल। ये भी आपका एक ही सेल का बना, मतलब एक ही लाइनिंग है इसका, है ना, एक ही लाइनिंग है, ठीक है। ये तो हो गया पहला, तो ये क्या है, स्क्वोमस एपिथेलियम का बना है, क्या एल्विलर वॉल। दूसरा ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। फिर यहाँ पर ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरी आ गई, तो यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरी भी देखोगे ये भी सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। तो ये आपके एंडोथीलियल सेल्स हैं ब्लड कैपिलरी के, ये भी आपके सिंगल लेयर्ड है, ठीक है, ये भी क्या है, सिंगल लेयर्ड है। तो ये आपके एल्विलर वॉल
जो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर आपका पूरा मेम्ब्रेन बनाते हैं ना, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो बात की है। और इसका जो थिकनेस होता है इट इज लेस देन 1 mm, है ना। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर थिकनेस ज्यादा होगा तो आपका डिफ्यूजन कम होगा, और अगर थिकनेस कम होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो सेम यहाँ पर थिकनेस जो है वो इट इज लेस देन 1 mm, ठीक है। तो अगर इतना कम है तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये मैंने आपको मेम्ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट बता दिया कि कौन कौन सी आपके वॉल्स आ रही है ना, कौन कौन से सेल से बनी हुई है। तो ये आपका स्क्वैमस एपिथेलियम का हो गया जो आपका एल्वियोलर वॉल है, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और ये आपके एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड कैपिलरी हो गए, ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरी है जहां पर एक्सचेंज होगा गैसेस का, ठीक है। क्लियर हो गया? सो आई एम होपिंग ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए, अब उससे पहले ये जो प्रोसेस है इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है ना। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर गैस है ना, मेरे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें बहुत सारे गैसेस है। अब पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक गैस है C, ठीक है। अच्छा, इस गैस का जो प्रेशर होगा इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, इंडिविजुअल गैस का, जैसे अगर मैं C की बात कर रही हूं तो C गैस का प्रेशर होगा, ये कुछ ना कुछ प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही होगी इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ये इसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। समझे मेरी बात? अगर यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि ये ऑक्सीजन है ना, अगर मैं बोलती हूँ ये ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन है तो ये भी इसका भी कोई ना कोई प्रेशर होगा, है ना, इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में, तो ये इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। यहाँ पर भी सेम आपके लिए लिखा हुआ है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्शियल, P से पार्शियल और C यहाँ पर जो भी गैस है, ठीक है, जो भी आपकी गैस है। तो सेम यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अगर ऑक्सीजन है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? P मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। आई बात समझ में? सो आई एम होपिंग आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दैट पर्टिकुलर गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, है ना, मिक्सचर ऑफ गैस, तो ये उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन गैस है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो हम PCO2 लिख देंगे, ठीक है, समझे? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है यार, समझदार बच्चे हो। चलो, अब एक्चुअली में उसको पढ़ने से पहले हम एक बार ये टेबल पे गौर करते हैं। ये टेबल थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आइए, यहाँ पर हमारे पास रेस्पिरेटरी गैस है, कौन कौन सी? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का दिया हुआ है, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिया होता है mmHg। ये वैसे यहाँ पर 159 लिखा हुआ है, बट 159 mmHg है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन 159 mmHg होगा, ठीक है। वहीं पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3। एल्विलाई में आओगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन 104 mmHg होगा, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 40 होगा। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर 45 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन में 40। ब्लड ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, तो ये 95 है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 40 है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। टिश्यूज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है, और यहाँ पर 45 है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है बेसिकली ये टेबल, ठीक है। अभी और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी। चलिए, आइए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं, है ना, इसको हम लोग समझते हैं। ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं इसको। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 159, हाँ 159, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 159, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 था, ठीक है, अच्छी बात है ना। एल्विलाई में आ जाओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है, ठीक है।
अब सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पे आएंगे। मैंने आपको बताया है जो आपका गैस है वो कहाँ से कहाँ जाता है, हाई टू लो जाता है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो एयर है वो इधर आ जाएगी, मतलब ऑक्सीजन जो है वो इधर आई। क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। नाउ 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 अब हम आते हैं इधर। ठीक है, अगर मैं इधर की बात करूं, ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, है ना, तो यहाँ पर अगर आप एल्विलाई में देखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, जैसे अभी मैंने बोला कि अभी हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पे आएंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mmHg। वहीं पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg। तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन, जो आपका ऑक्सीजन है वो आपके एल्विलाई से इधर लोड हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या बोला? बस वही है, आपके पार्शियल प्रेशर का गेम है, जहां पर ज्यादा है और जहां पर कम है तो ज्यादा से कम। तो यहाँ पर क्योंकि ज्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो इधर लोड हो जाएगी आपके ब्लड में। आई बात समझ में? मतलब हीमोग्लोबिन के साथ लोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो लेफ्ट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ये आपके बॉडी टिश्यू में एंटर करेगा। कहां पर एंटर किया? बॉडी टिश्यू में एंटर किया। यहां पर अगर आप देखोगे तो बॉडी टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 40 mmHg है, और यहां पर कितना है? 95 mmHg, है ना, ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑक्सीजन है वो आपके टिश्यूज में जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक की कहानी आई एम होपिंग क्लियर। वही सेम चीज है, हाई टू लो जा रहा है। ठीक है, तो आपको पहले ही मैंने इसलिए समझा दिया था, तो यहां पर अभी आपको कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए, यहां पर आपका ऑक्सीजन जो है एंटर कर जाएगा। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से सुनना, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी उसके साथ नाइंसाफी क्यों करें भाई? हमने ऑक्सीजन की बात करी तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40 है। ठीक है, क्या है? 40 है। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम इधर लोड कर देंगे। समझ रहे हो? देखो फिर से बताती हूँ। यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर लोड कर दिया जाएगा। अब ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में जाएगा, आपके राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहां से आपके इधर चला जाएगा एल्विलाई, है ना। नाउ यहां पर अगर आप देखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है। तो अगेन हाई टू लो, तो यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इधर चला जाएगा। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गया। अगेन यहां पर अगर आप देखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, और यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 ही है। तो हाई टू लो, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट इन एटमॉस्फेयर। ये है आपका पूरा मैकेनिज्म, है ना। सेम सारा गेम जो है वो पार्शियल प्रेशर का है। ठीक है, कहाँ पर कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, जहां पर ज्यादा है वहां से आपके कम की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो आई एम होपिंग ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, तो उसको देख लेना एक बार अच्छे से, है ना। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। आई बात समझ में, है ना। क्लियर हो गया, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। ठीक है, चलिए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। चलो अब हम आते हैं अपने
नेक्स्ट टॉपिक पे, ये तो हो गया आपका पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस तरीके से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, दो आपके साइट है जहां पर डिफ्यूजन होगा, है ना। तो ये तो एक एल्विलाई हो गया और एक यहाँ पर ब्लड एंड टिश्यू के बीच में हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं अपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे। ठीक है, किस पे आ गए हैं हम लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पे आ गए हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर अगेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, क्या क्या किस किस तरीके से हो सकता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 97% जो आपका ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? बाय आरबीसी इन द ब्लड। अब आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, उसके हेल्प से अभी उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो इतना समझो कि 97% जो आपका ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? बाय आरबीसी। ठीक है, साथ ही साथ जैसे कि मैंने बोला कि ऑक्सीजन जो है आपका आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, इस तरीके से इनका ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा, बचा जो 3% वो आपके प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो 97% आपका हीमोग्लोबिन के साथ, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है ना, ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर 3% जो है वो आपके डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। कार्बन डाइऑक्साइड पे आ जाते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं। तो यहाँ पर 20 से 25% कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है? बाय आरबीसी। जैसे आपका ऑक्सीजन हो रहा था, है ना, मतलब इसका परसेंटेज ज्यादा है ऑब्वियसली। कार्बन डाइऑक्साइड में देखोगे 20 to 25% ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय आरबीसी, 70% बाय कार्बोनेट के फॉर्म में और 7% सिर्फ डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का भी मैं समझाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। तो मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन के साथ ये कंबाइन करता है, क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन तो मैंने आपको बताया इट इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो आपके आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो आपका हीमोग्लोबिन है ना, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, उसका ट्रांसपोर्ट करा सकता है। ठीक है, मतलब चार मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हो, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ईच हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी कर सकता है। समझ में आई, है ना। चलिए, जैसे होता है ना कि रिक्शा में क्या कहते हैं, रिक्शा में बैठ जाते हैं तो बोलता है भाई 4 की जगह, तो इसके पास भी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की जगह है। समझे? इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तेज होने की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, चलिए, ऑल राइट। कभी कभी मैं ऐसी पूकी हरकतें कर देती हूँ। ठीक है, चलो नाउ अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, है ना। मसला क्या है? मसला अब हमें सॉल्व करना है। अब आते हैं हम, देखो इस ग्राफ को पढ़ने से पहले ये जो आपके एनसीईआरटी में प्यारा सा ग्राफ दिया हुआ है ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इससे बच्चों को इतना डर लगता है कि मैम क्या है ये ग्राफ, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मैम हमारी नजरों की आंखों, क्या बोला मैंने, नजरों की आंखों से, नजरों से दूर रखो। क्या होता रहता है मेरे साथ गाइस? पानी पी लूँ क्या? मुझे लग रहा है पानी की ज़रूरत है मुझे, और मुझे भूख भी लगी है, बट एनीवेज रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी आपके लिए ना। फिलहाल के लिए पानी पी के पेट भर लेते हैं। इतना गरीब हूँ क्या मैं? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। आइए, ओके, ये ग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ, है ना, कि एसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, है ना। उसके बाद हम इस पे आएंगे। ठीक है, बच्चों को ऐसा डरावना लगता है ना कि प्लीज़ इसको तो दूर रखो हमसे। देखो, अच्छे से समझाऊंगी, सब कुछ समझ में आएगा, बस आपको ध्यान से सुनना मैं क्या क्या चीज़ें बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसोसिएशन क्या होता है ना। एसोसिएशन मतलब
कि एसोसिएट, ऐसा जुड़ना, ऐसा कुछ ऐसा फील हो रहा है ना इसको पढ़ के। तो एसोसिएशन मतलब ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का लोडिंग हो रहा है। लोडिंग मतलब दोस्त बन रहे हैं, है ना, दोस्त बन रहे हैं। तो लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ लोड हो रहा है। जैसे मैंने बोला एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन है उसका लोडिंग हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ। अच्छा ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं। तो ये हो कहाँ पे रहा होगा मैम, कहाँ पे हो रहा होगा, लंग्स में, है ना। लंग्स में अगर आप देखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ठीक है, लंग्स में जो आपका एल्विलाई है। वहीं पे अगर आप पल्मोनरी कैपिलरीज देखोगे तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाई से लो जाता है, ठीक है, तो लोडिंग कहाँ पर हो रही होगी, आपके जो लंग्स है उससे, आपके जो आपका लंग्स है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा है यहाँ पर कम है, तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ लोड कर रहा होगा पल्मोनरी कैपिलरीज में। ये साइट है लंग्स में एल्विलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज, यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ लोड हो रहा होगा। सिंपल सी बात है ना। चलिए नेक्स्ट डिसोसिएशन पे आते हैं। डिसोसिएशन इज अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, है ना। अब इनकी दोस्ती टूट रही है, यहाँ पर दोस्ती बन रही थी, यहाँ पर इनकी दोस्ती टूट रही है, तो ये डिसोसिएशन कहाँ पर हो रहा होगा, डिसोसिएशन वहीं पे हो रहा होगा ना जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर कम होता है, टिश्यूज में, है ना। तो ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ब्लड में क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो हाई से लो की तरफ जाएगा। तो यहां से ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएट होके टिश्यूज में एंटर करेगा, तो दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन, है ना। मतलब अनलोडिंग हो रहा है, ये दोस्ती तोड़ रहा है, उसने बोला ठीक है भाई हो गया अपना, है ना, इतना ही था, इतना ही हो सकता है बस, ठीक है। तो यहाँ पर अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है फ्रॉम हीमोग्लोबिन, कहाँ पर होता है, ब्लड एंड टिश्यू में। यहाँ पर क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। सिंपल सी चीज है ना। यहाँ पर लोडिंग हुई है, यहाँ पर लोडिंग हुई है, यहाँ पर अनलोडिंग हुई है। एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, आई एम होपिंग आपको एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन समझ में आया होगा, ठीक है। देखो यार मुझे पता है ये जो आपके नोट्स है ना बहुत काम में आने वाला है। जो बच्चा सिंसियरली मेरे साथ नोट्स बना रहा होगा, देखो सिंपल सी बात है ना, अगर आप बुक से पढ़ोगे और आपको पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ्स दे दिए जाएंगे तो क्या आपका पढ़ने का मन करेगा। वहीं पे अगर आपके सामने पूरे चैप्टर के अच्छे से नोट्स, है ना, अच्छे से सुंदर से डायग्राम के साथ अच्छे से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको पढ़ा दिया जाए तो वो आपके लिए कितना बढ़िया है ना। लास्ट टाइम पे यही नोट्स काम में आ रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स। अभी बच्चों को लग रहा होगा ऐसा कि यार क्या है नोट्स है ये वो ये, बट यही नोट्स काम में आएंगे आखिरी में, यही आपका साथ देने वाले हैं, ठीक है। आई बात समझ में, जब साथ देंगे ना तो मुझे टैग कर देना कि मैम आपने सही कहा था, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं इस कर्व पे जो है आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, थोड़ा मैं इसको टाइम दूंगी और आपको मैं ट्राई करूंगी बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, ठीक है। देखो कोई भी ग्राफ हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला रूल होता है कि एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, है ना। कोई भी ग्राफ आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, फिजिक्स, है ना, किसी में भी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहला रूल होता है कि आपको ये बताना होता है कि एक्स एक्सिस में, या फिर आप किसी को पढ़ा भी रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको देखना होता है एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप एक्स एक्सिस पे देखोगे तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे देखोगे तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन दिया हुआ है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। चलिए ओके, यहां पर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। ओके अब देखो यहां पर आपके पास एक येलो कलर से कर्व दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है। अभी मैं लेफ्ट वाला भी बताऊंगी, राइट भी बताऊंगी, पहले नॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल की अगर मैं बात करूंगी तो ये जो आपको कर्व दिख रहा है इसको हम लोग सिग्मोइड कर्व या फिर एस शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। ये देख रहे हो कि जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे जो आपका ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता जा रहा है।
समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं। मैं जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाती जा रही हूँ, वैसे वैसे जो आपका ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता जा रहा है, करता जा रहा है। और ये लीनियर नहीं है, चेंज होता जा रहा है। इसी वजह से इसको हमने एस शेप्ड या फिर सिग्मॉइड कर्व बोला, क्योंकि ये लीनियर नहीं है कि हर एक पोजीशन पे सेम, नहीं, ये चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। बट एक पॉइंट पे आके ये आगे फर्दर चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये आगे फर्दर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका धीरे धीरे बढ़ा और इस पॉइंट के बाद ये इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो चाहे आप उसके बाद चाहे कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते जाओ, आगे जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेट नहीं होगा, मतलब उसके साथ बाइंड नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कुछ वैल्यूज के बारे में बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आती है सबसे पहले P50 वैल्यू। P50 वैल्यू क्या होता है? P50 वैल्यू का मतलब है कि आपका 50% ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया। जैसे मैंने बोला एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो मतलब 50 मतलब 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी बैठ चुके हैं, अब सिर्फ 2 की जगह खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर P50 वैल्यू इज 50%, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऑलरेडी बाइंड कर चुके हैं। और इसका जो वैल्यू होता है इट इज अराउंड 27 mmHg। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट मैंने बता दिया है। ये कितना होता है? P50 वैल्यू कितनी होती है? 27 mmHg होती है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको P90 वैल्यू भी बताऊंगी। P90 वैल्यू का क्या मतलब होता है कि 90% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गया है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि 4 जगह होती है ना, तो उसमें से कम 3.5 मतलब 3 जगह जो है उसने ऑक्यूपाई कर ली है, जो आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, बस एक ही बची हुई है। तो उसके बाद आप चाहे कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दो, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बढ़ सकता ना। आपके पास 4 ही जगह, तो 4 ही जगह पे बैठेगा ना आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ये थोड़ी होगा कि जबरदस्ती 5-6 भी आ जाएंगे, नहीं। रिक्शा में अगर 4 जगह है तो 4 ही लोग बैठेंगे ना, वो तो अलग बात है। आजकल तो इधर से भी निकले होते हैं, इधर से भी निकले होते हैं, है ना, उधर से भी निकले होते हैं, वो अलग बात है, पीछे से लटके होते हैं, नहीं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, 4 जगह है तो 4 जगह पर ही बैठेंगे, कोई अलग से नहीं आएगा, मतलब एडिशनल कोई नहीं आके बैठ जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चाहे आप उसके बाद कितना भी बढ़ा लोगे, ये आपका बढ़ता नहीं है ना, ये आपका ऐसा नहीं जा रहा है, ये ऐसा हो गया है। समझ गए मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर P50 वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और P90 वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। P90 वैल्यू आपकी होती है 60 mmHg के आसपास, ठीक है, 60 mmHg के आसपास। अब मैं आपको एक रिलेशनशिप बताती हूँ, ठीक है, P50 वैल्यू और एफिनिटी के बीच में, ठीक है, P50 वैल्यू और एफिनिटी के बीच में, ठीक है। नाउ P50 की जो वैल्यू है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। अब ये एफिनिटी क्या होता है ना, एक बार इसको समझ लो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, P50 वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एफिनिटी कम होगी, P50 वैल्यू अगर घटेगी तो एफिनिटी ज़्यादा होगी। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना, इस रिलेशनशिप को याद रखोगे तो आपको ये ग्राफ पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपका नॉर्मल वाला था, ठीक है, ये आपका नॉर्मल वाला था। आइए अब इसको मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। एफिनिटी क्या होता है वो भी आपको समझ में आएगा। एफिनिटी मतलब जो आपका ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन है उसके बीच में कितना ज़्यादा बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड मतलब कितना अच्छा उनका गहरा रिश्ता है ना। एफिनिटी इंक्रीज होना मतलब कि आपके ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का दोस्ती बहुत अच्छा है ना, समझ रहे हो। एफिनिटी मतलब काफ़ी अच्छे से दोस्ती है उनकी, समझो, मतलब इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं P50 वैल्यू को बढ़ाती हूं तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन है उनके बीच का एफिनिटी जो है वो कम होगा, है ना। अगर एफिनिटी कम होगा तो क्या होगा, अनलोडिंग होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। मैंने क्या बोला, P50 को अगर मैं बढ़ाती हूँ, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि कब आपका क्या कहते हैं,
कर्व जो है वो राइट को शिफ्ट करेगा। अभी वो फैक्टर्स भी बताऊंगी, पहले ये समझ लो, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर मैं P50 वैल्यू को बढ़ा रही हूँ, अब बढ़ा रही हूँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका एफिनिटी, तो मतलब कि घटेगा। एफिनिटी किसके बीच में? ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के बीच में एफिनिटी जो है वो कम होगा। अगर कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है ना, अनलोडिंग होगा ऑक्सीजन का, और ये अनलोडिंग कहाँ पर होती है? टिश्यू कैपिलरीज, है ना। कहाँ पर होती है? टिश्यू कैपिलरीज में होती है। वहीं पे ऑपोजिट कर दो, अगर P50 वैल्यू कम है तो यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के बीच में एफिनिटी ज्यादा होगा, तो ये क्या हो रहा है? लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। कहाँ पर होता है? पल्मोनरी कैपिलरीज में। कहाँ पर होता है? पल्मोनरी कैपिलरीज में। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर आओगे, मैंने क्या किया, ये आपका नॉर्मल P50 वैल्यू, तो मैंने P50 वैल्यू बढ़ा दिया, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? अनलोडिंग होगा, ठीक है। P50 वैल्यू अगर मैंने बढ़ा दिया तो आपके ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के बीच की एफिनिटी लेस होगी, और जिसकी वजह से यहाँ पर अनलोडिंग होगा, ठीक है। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा, और ये कहाँ पर हो रहा है? टिश्यू कैपिलरीज में, टिश्यू कैपिलरीज में। वहीं पे अगर मैं P50 वैल्यू घटाती हूँ, है ना, अगर मैं P50 वैल्यू घटा देती हूँ तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि एफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लोडिंग होगा, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, विथ हीमोग्लोबिन। और ये कहाँ पर हो रहा है? ये आपके पल्मोनरी कैपिलरीज में हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ पल्मोनरी कैपिलरीज। भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये ग्राफ था, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो कर्व है वो राइट शिफ्ट हो जाए या लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, वो भी पूछा जाता है, तो मैं अभी वो भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। समझे, यहाँ पर अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रही है टिश्यू कैपिलरीज में, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन हो रहा है पल्मोनरी कैपिलरीज में। सो आई एम होपिंग आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पर अब आपका जो कर्व है वो राइट शिफ्ट कब होता है और आपका जो कर्व है वो लेफ्ट शिफ्ट कब होता है। अगर मैं राइट शिफ्ट की बात करूं, है ना, राइट शिफ्ट, राइट इस साइड, है ना, राइट शिफ्ट मतलब अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन वो भी टिश्यू कैपिलरीज में कब होगा? जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, है ना। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी माय बैड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, डिसोसिएशन कब होगा बेसिकली, है ना, डिसोसिएशन कब होगा? जब आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ठीक है। वहीं पे H+ ज्यादा होगा, H+ ज्यादा होगा तो pH भी आपका कम होगा, है ना। H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो pH कम होगा, और अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये आपका डिसोसिएशन होगा, है ना। डिसोसिएशन मतलब अनलोडिंग हो रही है, ठीक है, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, समझे। नेक्स्ट हम आते हैं एसोसिएशन पे, तो इनका उल्टा कर दो, है ना। तो यहाँ पर एसोसिएशन में जब आपका ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एसोसिएट कर रहे होंगे, लोडिंग हो रहा होगा, तो कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कहाँ पर हो रहा है? आपके पल्मोनरी कैपिलरीज में हो रहा है ना। यही चीज मैंने आपको बताई, ये आपके पल्मोनरी कैपिलरीज में हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, pH ज्यादा होगा। अगर H+ कम होगा तो pH ज्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कर्व आपका लेफ्ट शिफ्ट करेगा और राइट कब करेगा? इनकी वजह से, ठीक है। उल्टा कर देना, बस इसका उल्टा कर दिया आपने तो ये आपका राइट और लेफ्ट शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? सो आई एम होपिंग आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। तो प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, है ना। प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है। किस पे आ गए हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। अभी तक हमने किसकी बात करी है?
किसकी बात करी है, ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात करेंगे ना, उसको कैसे छोड़ दे, है ना, नाइंसाफी नहीं कर सकते ना हम लोग। चलिए, तो अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर है क्या क्या चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आपके ये टिश्यू सेल्स होंगे, है ना, यहाँ पर आपके पल्मोनरी कैपिलरीज है, ये आपका एल्वियोलस है, ये आपका ये भी कैपिलरी है, ठीक है, ये जो है ये भी कैपिलरी है, ये भी कैपिलरी है, ये भी कैपिलरी है, ठीक है। बस हमने आरबीसी जो है उसको एनलार्ज बड़ा बनाया है, ठीक है। ये आपके कैपिलरी ही है, ये कैपिलरी है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर प्लाज्मा है ना, ये इसको हमने बहुत ही बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि हम दिखा सके कि जो आपका ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वो किस किस तरीके से हो रहा है। समझे मेरी बात? तो समझ लेना इसको, ये भी कैपिलरी ही है आपका, ये पल्मोनरी कैपिलरी और ये आपका एल्वियोलस हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। अब सबसे पहले हमने देखा था कि इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 7% जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व फॉर्म में होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टिश्यू सेल्स है, तो टिश्यू सेल्स में यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली आपके टिश्यू सेल्स में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 7% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ये तो पहला हो गया, ठीक है। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि आपके 20 से लेकर 25% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू होता है, किसके वजह से होता है, आरबीसी की वजह से होता है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अगेन आरबीसी में पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और बनाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। जैसे वहां पर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बाइंड करके HbCO2 दैट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएंगे और ये जाकर आपके पल्मोनरी कैपिलरीज में जाकर ये डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एसोसिएशन हुआ, देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ, यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन मैंने आपको बताया था, है ना, कि क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर एसोसिएशन क्यों हो रहा है, किसी को पता है? एसोसिएशन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है ना, समझे मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर डिसोसिएशन होगा, ठीक है। क्या होगा आपका, डिसोसिएशन होगा, समझे मेरी बात? चलिए, ओके, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये डिसोसिएट होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ठीक है। यहाँ पर ये डिसोसिएट हुए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाएगा क्योंकि हाई से लो, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हाई से लो जाएगा, ये इधर जाएगा और यहाँ से बाहर टाटा बाय बाय कर देगा, ठीक है। तो ये तो दूसरा हो गया। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो 70% आपके कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। बच्चों डरना नहीं है ना, ये जो इतना बड़ा आपने देखा है उसको देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, नहीं, कुछ भी नहीं है ना, बहुत सिंपल सा है, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, समझ जाओगे तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है। अब होता क्या है, यहाँ पर आरबीसी के अंदर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, इस एंजाइम का काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो ये जो CO2 है ये आपके H2O के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, H2CO3, ठीक है। क्या बनाया इसने, H2CO3 बनाया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। चलिए, अब अगेन इसी एंजाइम की प्रेजेंस में ये इसमें क्या बनाएगा, HCO3 प्लस H प्लस, ठीक है, HCO3 नेगेटिव और H प्लस। अब ये जो HCO3 नेगेटिव है इसको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। अब अगर HCO3 नेगेटिव को बाहर भेज रहे हो तो किसी ना किसी को तो लाना पड़ेगा ना अंदर, नेगेटिव बाहर भेज रहे हो तो नेगेटिव को लाना पड़ेगा टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी।
राइट। तो यहाँ पर आपने इसको इधर भेजा है, तो यहाँ पे हम ला रहे हैं क्लोराइड को टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, इसको क्या बोला गया, क्लोराइड शिफ्ट, और इसको हम लोग हैमबर्गर फिनोमेना भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका HCO3 नेगेटिव जो है चला गया इधर, है ना। अब ये प्लाज्मा से, यहाँ प्लाज्मा में इसको छोड़ दिया, ये इधर से आपके कैपिलरीज में जाएगा। अब अगेन, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है ये आपका रिवर्सिबल है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, यहाँ पर भी सेम इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर HCO3 नेगेटिव आया, ये आपके H+ के साथ बाइंड किया और कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंट में इसने H2CO3 बनाया। अगेन इसी एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाया इसने, CO2 + H2O। अब हमें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कम होगा और ये क्या करेगा, अब ये हाई से लो की तरफ जाएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो काम करना था ना हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है उसको बाहर भेजना है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर गया और इधर से आपके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर H+ बचा तो H+ किसके साथ बाइंड कर जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, B2O, है ना, मतलब BO2। तो यहाँ पर आपका इसको हम लोग प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, है ना। ये आपका RBC ही है। ठीक है, ये आपका RBC ही है। ठीक है, चलिए, तो ये आई एम होपिंग आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपका आखिरी टॉपिक है, मतलब आखिरी नहीं बोलेंगे, ये आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पर आप अपने रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडरेट और मेंटेन भी कर सकते हो। मतलब अगर मैं चाहूँ तो अपने रेस्पिरेशन को, जैसे अगर ब्रीदिंग, जैसे अगर मैं एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, अगर मेरे को बहुत तेज फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फिर एक्सपिरेशन करना है, मतलब अगर मेरे को नंबर ऑफ ब्रेथ्स ज़्यादा चाहिए तो मैं उसको मॉडरेट कर सकती हूँ अपने हिसाब से, उसको मेंटेन और उसको मॉडरेट कर सकती हूँ। ठीक है, अपने रेस्पिरेटरी रिदम को। अब यहाँ पर इसके जो सेंटर्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, मेड्यूला में प्रेजेंट है। ठीक है, किसके, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स जो है वो मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। पॉन्स में कुछ नीमोटेक्सिक सेंटर्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को के फंक्शन को मॉडरेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मॉडरेट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कीमो सेंसिटिव एरियाज की बात कर रहे हैं। कीमो सेंसिटिव एरियाज कुछ ऐसे हाईली सेंसिटिव एरियाज हैं जो किसके लिए सेंसिटिव है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ के लिए। अगर जैसे ही H+ और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है, ये आपके सेंटर्स को एक्टिवेट कर देते हैं और आपके रेस्पिरेटरी रिदम को ऑल्टर करते हैं। जैसे कि अगर H+ एंड CO2 इंक्रीज हो रहा है तो आपका ब्लड कैसा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। H+ बढ़ रहा है तो एसिडिक हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, हमें जल्दी जल्दी उसको बाहर निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपके रेस्पिरेटरी रिदम को ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अब यहाँ पर कुछ आपके रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स विद आयोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। ये आपके सिग्नल्स को सेंड करते हैं रिदम सेंटर्स को। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब आपको इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, जो आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा डिटेल में गए तो ऑब्वियसली बहुत इस पे पूरा एक चैप्टर ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगेन आपके सिलेबस के हिसाब से जितना आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही पढ़ना है ना। इतना ज़्यादा कि मैम ये वो नहीं, इतना ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गई सारी चीज़ें। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप पढ़ लीजिए बस। ठीक है, खुश रहोगे। जब आप आगे आपको इंटरेस्ट हो फिजियोलॉजी पढ़ने में, या फिर कुछ बच्चे जो है नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, अगर वो आगे पढ़ना चाहे तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी के लिए इतना ज़्यादा काफ़ी है। ठीक है, जितना आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही आपको जानना है, चाहे आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्कूल एग्जाम्स के लिए। चलिए, ये तो हो गया आपका रेगुलेशन। अब हम आ जाते हैं डिसऑर्डर्स पे। अगेन ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आता है एजमा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये एस्मा नहीं है, इस अस्थमा है। नहीं बेटा, एस्मा है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इस डिसऑर्डर में आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी और
यहाँ पर एक वीजिंग साउंड होगा। वीजिंग साउंड क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके पास इतना एरिया था जिसमें से एयर एंटर कर रहा था, अब यहाँ पर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ये इतना ही बचा, तो कहीं ना कहीं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन आपको ऐसा वीजिंग साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एज्मा में क्या हो रहा है, इस डिसऑर्डर में यहाँ पर आपके ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। दूसरा आता है एम्फाइसीमा, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्विलर वॉल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। अगर एल्विलर वॉल्स डैमेज हुए तो जिसकी वजह से, अगेन मैंने आपको बताया था, एल्विलर वॉल्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाते हैं, है ना, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराते हैं एंड क्या फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर यहाँ पर वॉल्स डैमेज हो गए तो जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था वो इंक्रीज कराते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर अगेन आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है आपके एम्फाइसीमा में। इसका वन ऑफ द मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आपके जो एल्विलर वॉल्स है वो डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, समझे। तीसरे पे आता है, तीसरा है आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो जहाँ पर ऐसे पत्थर वत्थर तोड़े जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, जैसे कि बैंगल की इंडस्ट्रीज हो गई या फिर ईंटों का जो भट्टा होता है ना, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड ये आपके लंग को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो भी वर्कर्स है, जो भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो मतलब उनको मास्क पहनना चाहिए ताकि वो जो भी डस्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप इनहेल ना करो, ठीक है, क्योंकि इसकी ये बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लंग डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से आपके ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आया है, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, ठीक है। ये क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई, तो इसमें क्या आएगा, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन। आप लोग अपना आंसर चैट सेक्शन में दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से फैक्टर्स होंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बताया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग। तो यहाँ पर कब होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, हाई होगा, है ना। एंड आपका जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे कि इधर मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एसोसिएशन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरीके से यहाँ पर आपका बी वाला आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिलेक्ट द सीक्वेंस इन द स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। कौन कौन सा सीक्वेंस, मतलब करेक्ट सीक्वेंस बताना है बेसिकली। तो पहला तो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियुलर मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, पल्मोनरी वेंटिलेशन। अच्छा, ये तो पहला आ जाएगा, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद एल्वियुलर मेम्ब्रेन होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होना चाहिए बाय ब्लड, फिर इनके बीच में डिफ्यूजन होना चाहिए, फिर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, है ना, यही चीज़ है। तो पहला कौन सा है, डी है, फिर उसके बाद ए है, सी, बी, ई। ए वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना, ए वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द रीजन्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज़
pneumotoxic centers that alter the respiratory rate by reducing the duration of inspiration? Cerebrum, medulla, pons and thalamus. बताइए इसका आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात करा हुआ है, तो कहाँ पर है? आपके पॉन्स में, तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। एक मिनट में कुछ तो देख रही थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से कौन सा कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है? पहला तो है इट क्लियर inhaled air from foreign particles, inhaled air is humidified, temperature of inhaled air is brought to the body temperature, provide the surface for diffusion of oxygen and carbon dioxide। नहीं है तो यही वाला आ जाएगा, है ना। ये बाकी तीनों तो है ही फंक्शन, ये तो आपके कंडक्टिंग जोन का नहीं है, ये आपके एक्सचेंज जोन का है ना। ये आपके एक्सचेंज जोन का है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब ना हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैं आपको इसी पीडीएफ में भिजवा दूंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो मैं आपको इसी पीडीएफ में दे दूंगी, तो उस पीडीएफ से आप सॉल्व कर लेना। अभी हम थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरकोस्टल मसल इन रेस्पिरेशन। इंटरकोस्टल मसल का रोल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रोल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल, है ना। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किस में काम आते हैं? इंस्पिरेशन में काम आते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ ही साथ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आप बता सकते हो फोर्सफुल ब्रीदिंग में, है ना, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में। ठीक है, उसमें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, कहीं तो बताया था मैंने आपको। ठीक है, हाँ, मतलब वही फोर्सफुल ब्रीदिंग। ठीक है, फोर्सफुल ब्रीदिंग वाला एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन? कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको हम लोग कार्बा हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर। फिर हम आ जाते हैं, व्हाट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व? तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि आखिर में जो कर्व है वो क्या होता है। तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, जो हमने ग्राफिकली बताया हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। जैसे कि अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही बताना है। अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा होता तो वहां पर आप पूरा ग्राफ बनाते, सारी चीजें एक्सप्लेन करते, P50 वैल्यू, P90 वैल्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एसोसिएशन, डिसोसिएशन कर्व, राइट कब शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट कब शिफ्ट हो रहा है, ये सारी चीजें आपको वहां पर एक्सप्लेन करनी होती 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड? तो बाइकार्बोनेट हो गया, डिसॉल्व हो गया, फिर आपका और किस फॉर्म में होता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसको एक्सप्लेन करोगे, है ना, ये सारी चीजें आप इसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन alveoli एंड टिश्यू विद द डायग्राम। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताना है। अगेन ये वाला डायग्राम दिया हुआ है ना, ये वाला डायग्राम आप अच्छे से बनाना और वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है ना। सारी चीज़ें लिखने के बाद आप पूरा एक्सप्लेन करोगे। अगेन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई एम होपिंग आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको इसी PDF में मिल जाएंगे। अगर आपको ये PDF जो हैंड रिटन नोट्स वाली PDF है वो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, है ना, वहाँ पे लिंक होगा, उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो स्कैनर है ना, इसको स्कैन करके डायरेक्टली आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं ये हैंड रिटन PDF जो है
इस चैप्टर की भिजवा दूंगी, ठीक है, आई बात समझ में। सो आई एम होपिंग आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और सारे क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई लिखाई करते रहो।